रिवीजन करते हैं पहले कल वाला, फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिटर्न प्रैक्टिस पार्टी के लास्ट में चेक कर दूंगी एक बार। कल वाला रिवाइज करते हैं जो भी पढ़ा था। कौन सा ए स्टार्ट करा था हमने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। क्या नाम था? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। साक्षी, गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन क्या बताई थी? गवर्नमेंट ग्रांट जो हम्म, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। असिस्टेंस असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, कैश और काइंड, कैश और काइंड और सोशल किसको देते हैं? इन कैश एंड काइंड टू एन एंटरप्राइज, यस। और किस चीज के लिए देते हैं? पास्ट एंड फ्यूचर। कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। पास्ट के लिए कैसे? पास्ट के लिए ऐसे होता है जैसे ना, आपने सपोज कैंसर से रिलेटेड कोई मशीन थी, परचेज कर चुके, कैंसर से रिलेटेड या किसी भी स्पेशल कोई भी डिसीज से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट था, ठीक है, आप परचेज कर चुके और अब गवर्नमेंट उसका ग्रांट आपको दे, मतलब आपने परचेज करा, जस्ट परचेज करा और अप्लाई कर दिया कि कोई चीज के लिए ग्रांट चाहिए, मतलब ये सोचे कि आप ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सोशल वेलफेयर के लिए है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रांट देगी उसके बाद ही आप परचेज करो। आपने परचेज कर लिया फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। हम ये ऐसे नहीं सोचे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में ही हो सकता पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तो मतलब ज्यादा present एक्सटेंडेड में- हो गया ना। बात तो वही है कि अभी आप कंप्लाई करोगे, फ्यूचर में करोगे, ग्रांट मिलने का, ये पहले कर चुके, ठीक है। तो कंप्लायंस विद पास्ट एंड कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट कंडीशंस लगाएगी वो कंप्लाई करना है। असिस्टेंस बताया था, हेल्प, एक काइंड ऑफ हेल्प है, काइंड ऑफ सब्सिडी है। कैश और काइंड मतलब या तो हम बाय के उसके डायरेक्टली पैसे दे दें हमें, पैसे की जो बिल्कुल, या तो कैश हमें दे रही है या फिर डायरेक्टली हमें एसेट्स दे रही है। टू एन एंटरप्राइज फॉर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। फिर हमने टाइप्स ऑफ ग्रांट स्टार्ट करा था। अभिषेक, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रांट हमने कौन सा पढ़ा था? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। कौन सा होता है? मतलब मैं जो मेजरली ध्यान है वो ये कि मतलब मैं बिजनेस आइडिया ला रहा हूँ, मेरे को जो इनिशियल स्टेज पे ही ग्रांट मिल रहा है। जो बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में डालते हैं तो कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते? डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम नहीं मांग सकते, ठीक है। बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए होता है। कैपिटल रिजर्व में हम इसको ट्रांसफर करते हैं, और ना हम इससे डिविडेंड पे कर सकते, ना ही हम इसको डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर सकते। हाँ, नॉन रीपेबल होता है जनरली, ठीक है। अगर आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं करी तो क्या गवर्नमेंट रिफंड मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है। चलो एक एक करके एंट्री बता दो। फर्स्ट एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट सेक्शन। सेकंड, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। थर्ड बताओ आप। कैपिटल रिजर्व टू बैंक। ये कब होती है? जब मैं कोई डिफॉल्ट कर दूं। जब कोई डिफॉल्ट कर दो और गवर्नमेंट आपसे रिफंड मांगे, हाँ ठीक है। टेस्ट आपका प्रिंट था, एक सेकंड। ठीक है, कैपिटल रिजर्व टू बैंक, ये कब होएगा आपका? रिफंड की वजह से। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है ना कि रिफंड हो रहा है तो ही रिफंड मांगना। अब आप एक चीज सोचो, जैसे ये अंबानी अडानी, इनको ग्रांट मिलते हैं, आपको लगता है कोई देखने जाता होगा ये कंप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ भी करते हैं, इनको ग्रांट के नाम पे पैसा तो मिल जाता है, और हो सकता है उसके बाद ये रिफंड मिले या ना, है ना। तो रिफंड के बारे में अगर आपको सिर्फ बोला है तो आप मानोगे, बिकॉज एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना ये लिखा है कि कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, लेकिन ये नहीं लिखा कि रिफंड मांगा है गवर्नमेंट ने। तो आप एज्यूम मत करना कि रिफंड लिया ही लिया है, ठीक है। अगर आपको रिफंड का बोले तो ही रिफंड, ठीक है। अब तो बोला कि कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई और रिफंड करना है तो रिफंड की एंट्री करना, अदरवाइज। फिर हमने सेकंड देखा था एसेट से रिलेटेड। हमने स्टार्ट करा था एसेट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एसेट प्रोवाइड कर रही है, दो तरह से था, क्या क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंसेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं?
डिस्क्लोजर तो हमें देना ही देना पड़ेगा, लेकिन हम किस वैल्यू पे देंगे इसको? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, अगर हमें मिलता है कंसेशनल रेट तो हम कितने पे शो करेंगे इसको? एक्विजिशन कॉस्ट। जितने पे भी हमें मिला है उतने पे ही हम इसको शो कर देंगे। बस इतना ही पड़ा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? घर जाके पढ़ते टाइम आया हो? ठीक। अब इसके बाद ना हम इसका न्यू और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रांट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ग्रांट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट in relation to specific fixed asset, in relation to specific fixed assets। क्या लग रहा है आपको इस ग्रांट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेसिफाई करी होगी एसेट्स, उसके लिए अगर ग्रांट मिले तो उसकी अमाउंट कैसे होगी? यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में एक चीज बोली थी, क्या वो स्पेसिफिक करते हैं कि क्या आपको करना है? सिर्फ बिजनेस बताता है आपको ये बिजनेस करना है, आप उससे रजिस्ट्रेशन का खर्चा कर रहे हो, इनकॉर्पोरेशन का कर रहे हो, कोई एसेट परचेज कर रहे हो, कोई भी एसेट जो बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ भी खर्चा कर सकते, दैट इज फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। जहां आपको स्पेसिफिक एसेट बता दिया ना कि ये एसेट परचेज करने के लिए ग्रांट है, दैट इज योर ग्रांट फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। जैसे अगर मेरे को बोला अकेडमी खोलने के लिए ग्रांट दे रहे हैं, दैट इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अकेडमी खोलने के लिए बेंचेस प्रोवाइड कर दिए, वो हमारा सेकंड टाइप की गवर्नमेंट एसेट प्रोवाइड कर दिया। तीसरा टाइप है बेंच, मेरे को बोला कि आप बेंचेस परचेज कर लो, हम आपको ग्रांट कर देंगे, दैट इज थर्ड टाइप। ठीक है। प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। नाम समझ आ गया क्या हम इसमें पढ़ने वाले? अपना मतलब इसकी जर्नल एंट्रीज आपको ऑलरेडी आती है। जर्नल एंट्रीज में आप लोग अपने को कितनी रेटिंग दोगे अगर 1/10 की स्केल पे देनी हो तो? 10 10 10। ठीक है। सबसे पहली एंट्री, अब इसके केस में क्या गवर्नमेंट हमें एसेट दे रही है या हम एसेट परचेज कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं तो एसेट परचेज की एंट्री होनी चाहिए। क्या एंट्री होगी एसेट परचेज की? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितने पे भी हमने परचेज करा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ कि हमने 50 लाख पे परचेज करा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट दिया मैंने रुपीज इन लैक्स। सेकेंड एंट्री आप बताना कि हमें ना ग्रांट मिला है, गवर्नमेंट से हमें ग्रांट रिसीव हुआ है 20 लाख का, क्या एंट्री हुई? गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम डेबिट, ग्रांट में मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। ये दोनों एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट टू एंट्रीज आपकी ये रहती। अब यहां से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि हमें ग्रांट का क्या। हमने पहले केस में और दूसरे केस में देखा कि हमने क्या डाल दिया था, कैपिटल रिजर्व में डाल। यहाँ पे तो ये कैपिटल की तरह मिला नहीं है, ये किस चीज के लिए मिला है? एसेट परचेज करने। आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? एसेट साइड शो करेंगे एसेट साइड शो करेंगे कैसे? और फंड को भी से यूज पे मतलब बेस पे नहीं। जैसे ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ पे आपने एसेट शो कर दिया अपना 50 का, यहाँ पे आपने बैंक में से कम करे कितने? 50 बैंक में से कम कर दिए, फिर आपको ग्रांट मिल गया, यहाँ पे आपका ग्रांट आ गया 20 का। ठीक है। तो आपका एक 20 का फैक्टर भी तो होना चाहिए ना, उसका क्या करें? मतलब आपकी क्योंकि 20 का आपका नेट एसेट, हाँ क्या 20 का हमें ग्रांट और मिला 20 का ग्रांट मिला है, इस ग्रांट को कहीं से रिड्यूस करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट डालना पड़ेगा ना इसका। यहाँ पे आपका एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है तो नलीफाई हो गया। ये जो एसेट इंक्रीज हुआ 20 से, तो आपका 20 से कुछ लेस भी तो होना चाहिए। क्या लेस हो? किस चीज के लिए ग्रांट मिला है? एसेट में से रिड्यूस होगा। ग्रांट किस चीज के लिए? एसेट। आप एक चीज बताओ, आप ना एक सपोज मोबाइल फोन परचेज कर आए, आपने 30,000 को फोन परचेज करा, उसमें से 5,000 आपकी मम्मी ने दे दिए, आप क्या बोलोगे? मेरे को फोन कितने का? 25 का। आपकी पॉकेट से कितना लगा? 25।
तो आप उस एसेट को कितने पे शो कर देते हैं? 20 लेस करके 30 पे। हमें कितने का पड़ा ये एसेट? ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है एसेट रिडक्शन मेथड, कि हमें जो ग्रांट मिला वो हमने किसमें से लेस कर दिया? वी सेड कि हमने सबसे पहले एसेट परचेज करा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। फिर हमें ग्रांट मिला, हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 20 लाख। अब क्वेश्चन आया कि इस गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट का हम क्या करें? तो आपको AS12 ने फर्स्ट मेथड बोला कि आपको एसेट के लिए मिला है ना ये, तो एसेट इसको लेस कर दो, तो आपका नेट एसेट कितने का रह जाएगा? थर्ड एंट्री अगर मैं करती हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट 20, तो आपका ग्रांट लेस करने के बाद एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? कितना? 30। 50 का एसेट था, 20 लेस हो गया, एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 30 रहेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एसेट परचेज, ग्रांट रिसीव। तीसरी एंट्री में हमने कहा कि ग्रांट आपको एसेट से रिलेटेड मिला है तो हमने एसेट में से रिड्यूस कर दिया, डन है। और एसेट आपका लेस होता है तो पता है ना, क्रेडिट होता है, रिड्यूस मतलब क्रेडिट। अब यहाँ पे मेरे को दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो। आपका डेप्रिसिएशन लगाना आता है आपको? कौन से मेथड्स पढ़े हुए हैं? कॉमन यही पढ़े हुए हैं, SLM और WDV। अगर मैं सपोज SLM लेके चलती हूँ, यूजफुल लाइफ ले लेती हूँ मैं 10 ईयर्स। हमें SLM में यूजफुल लाइफ चाहिए होती है, मैंने मान ली 10 ईयर्स, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू भी ले लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू एग्जांपल में ले लेती हूँ 3 लाख, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू ले ली मैंने 3 लाख। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे सोच के बताना, हमने एसेट परचेज 50 लाख का करा था, ग्रांट के बाद उसकी वैल्यू 30 लाख बच रही है, डेप्रिसिएशन 50 पे लगाऊंगी या 30 पे? 30 पे। और इसमें 50 और 30 में भी टाइम गैप है बीच में। नहीं, कभी वो नहीं आया, शायद आ गई। इनिशियल नहीं, आगे सही जा रहा हूँ, आगे एक चीज पे आएगी। 30 का लूंगा फिर मैं। अभी सेम डे हुआ है, जिस दिन एसेट परचेज करा उसी दिन ग्रांट मिलेगा, 30 पे लगाऊंगा। 30 पे लगाएंगे। एग्री कर रहे हो? एसेट की वैल्यू 30 बच रही है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। कॉस्ट कितनी बची थी हमारे पास? 30 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2.7 लाख। ये सबको समझ आ रहा है? ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? Depreciation account debit to asset account. Depreciation to asset. 2.7 lakhs. Depreciation राइट ऑफ कहां से करते हैं? P&L से। क्या एंट्री होती है? P&L to depreciation। सारे एक्सपेंसेस हमें चार्ज करने होते हैं अपने P&L से। P&L to depreciation 2.7 lakhs। बताओ, सारी एंट्रीज में कोई भी कंफ्यूजन है? फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट होगा। इसका 2 मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड कंप्लीट होगा। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हमने क्या एंट्री करी? एसेट परचेज की। क्या एंट्री करी थी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री में ग्रांट रिसीव। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। फिर हमने ग्रांट को एसेट में से रिड्यूस करा। क्या एंट्री करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर हमने रिड्यूस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करा। क्या एंट्री करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। रीड करो इसको नोट्स में से। आपका फर्स्ट मेथड। In this method, the amount of grant is reduced from cost of asset and depreciation is charged on such reduced cost. सबसे पहले हमने एसेट परचेज करा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्विजिशन कॉस्ट जैसे हमने एग्जांपल लिया था 50। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, हमने एग्जांपल लिया था गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिल रहा है 20 का। फिर हमने उस ग्रांट को एसेट में से एडजस्ट करा था, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू
एसेट अकाउंट जो भी ग्रांट मिला था हमें 20 lakhs। देन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर, डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड पे ही चार्ज करूंगा ऑब्वियसली। डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट 2.7 आया था हमारा, और डेप्रिसिएशन को हमने राइट ऑफ कर दिया था अपने P&L से, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन। बताओ किसी को कोई भी डाउट हो किसी में? क्लियर है, सारा समझ आ गया। यहीं पे आपका कभी कभी क्या हो सकता है, बस एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी पे हो सकता है। डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना आता है ना सबको। सबसे पहले हमारी कॉस्ट हमने मानी थी 30 lakhs। अगर मैं रेट बोल दूं डेप्रिसिएशन रेट 10%, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा फर्स्ट ईयर में? 3 लाख। डब्ल्यूडीवी कितनी बचेगी यहाँ पे? 27 लाख। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 lakhs। बस यही फर्क होता है। और अगर यही एसएलएम होता तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 3 लाख। इक्वल लिखता फिर तो कोई दिक्कत नहीं। डन, इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जेट लिमिटेड purchased a fixed asset for rupees 50 lakhs, which has the estimated useful life of 5 years। useful life आपकी कितनी है? 5 years। with the salvage value of rupees 5 lakh। ये दोनों चीजें हमारी किस लिए यूज होंगी? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। on purchase of the assets, गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ रुपीज 10 lakhs। 10 लाख का आपको क्या मिला है? ग्रांट मिला है। pass the necessary journal entries in the books of the company for first 2 years। 2 साल की एंट्री करनी है। if the grant amount is deducted from the value of fixed asset। fixed asset में से हमने डिडक्ट करा है। एंट्रीज आपकी सारी हुई होंगी, नोटबुक निकालो, करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। जर्नल एंट्रीज और कंपनी कौन सी है? जर्नल in the books of Jet Limited, journal entries। फर्स्ट एंट्री क्या पढ़ी थी हमने? फर्स्ट एसेट परचेज करेंगे, एसेट टू बैंक कितना? 50 lakhs। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा ईयर 1 है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेज करा? 50 lakhs का। ऊपर लिख देना रुपीज इन लैक्स। नरेशन लिखो, एसेट परचेज्ड। जर्नल एंट्रीज में नरेशन जरूर लिखनी है, 4 सिंगल लाइन की लिखो लेकिन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ग्रांट रिसीव हुआ हमें कितने का? 10 lakhs का। क्या एंट्री करो ग्रांट रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 10 lakhs। बैंक में पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट रिसीव्ड। दोनों एंट्री समझ आ गई? एसेट परचेज करा, एसेट टू बैंक, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। ये वो वाला केस चल रहा है, देखो हम एसेट पहले परचेज कर रहे हैं फिर हमें
मतलब नॉर्मली भी सोच के चलना, इन फ्यूचर आप भी कोई बिजनेस करते, कोई भी ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें आपको ग्रांट मिल सकता है, आपने अप्लाई कर दिया, सबसे पहले आपने एसेट परचेज कर लिया, आप ये एंट्री कर दोगे, फिर जिस दिन भी ग्रांट मिलेगा, अभी तो हम ये अज्यूम करें कि सेम डे ग्रांट मिलेगा, आप एंट्री कर दोगे बैंक में ग्रांट रिसीव करने की, फिर हम देखेंगे कि इस ग्रांट का करें क्या। तो आपको क्वेश्चन ने बताया है आपको क्या करना है, एसेट में से रिड्यूस करना है, तो क्या एंट्री करेंगे रिड्यूस करने की, गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट अकाउंट, एसेट आपका कम हो जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू एसेट, 10 लाख आप कम कर लो, गवर्नमेंट ग्रांट adjusted from cost of asset। ये एंट्री समझ आ गई। इसके बाद क्या एंट्री करेंगे, ग्रांट यस, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, सैलवेज वैल्यू आपकी 5 लाख निकालो। यहाँ पे हम एक नोट बनाएंगे, नरेशन में ही बना देंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, depreciation to fixed asset, depreciation account debit to fixed asset। डेप्रिसिएशन देख बताओ कितना आएगा, कैसे आया, आपका सबसे पहले एसेट 50 का था, 10 का ग्रांट लेस कर दिया, वैल्यू कितनी बची 40, 50 - 10, उसके बाद सेल्वेज वैल्यू कितनी थी 5 लाख, यूजफुल लाइफ कितनी है 5 इयर्स, कितना डेप्रिसिएशन आ गया 7 lakhs। समझ आएगा अभिषेक, आपका 50 का एसेट था, 10 का ग्रांट लेस हुआ, 5 की सेल्वेज वैल्यू लेस हुई। और ये डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कहां से करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन। $7 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L। 5 एंट्री में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ आ गई सारी एंट्रीज। अब हमें ना 2 साल की एंट्रीज करनी थी, मेरे को ये बताओ सेकेंड ईयर में कौन सी एंट्री होगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन की, एसेट परचेज करने की तो एक ही बार होती है, ग्रांट रिसीव करने की भी एक ही बार होगी, सेट ऑफ करने की भी एक ही बार होगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दो, SLM सेम अमाउंट की कर दो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डन, समझ आ गया।
अब इसको ना, इसी टॉपिक को हम थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करेंगे। हमें दो चीज इसमें सीखनी है। पहला केस तो है रिफंड। जैसे हमने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में देखा था, रिफंड की एंट्री क्या करते थे हम? कैपिटल रिजर्व टू बैंक, मतलब जिस भी चीज में हमने वो ग्रांट डाला था उसी में से वापस रिवर्स कर देते थे। आपके अकॉर्डिंग अगर इसमें हम रिफंड कर रहे हैं तो हमें क्या एंट्री करनी चाहिए? कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं, हमने कहाँ से लेस करा था? बैंक, गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक। फिक्स्ड एसेट में से लेस करना फिक्स्ड एसेट में से लेस करा था, उसको वापस बढ़ा देते हैं। अगर आपकी मम्मी ने आपको पहले 5,000 दिए थे, आपको फोन 25,000 का पड़ा था, फिर आप फोन ज्यादा यूज कर रहे थे, मम्मी ने पैसे वापस ले लिए, तो आपको फोन कितने का पड़ा? 30 का पड़ गया, तो एसेट की वैल्यू वापस बढ़ गई। सिमिलरली आपने कंप्लायंस नहीं करा था, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, एसेट की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी। तुम्हारी रिफंड की एंट्री पता है क्या होती है? बैंक से पैसे जाएंगे तो फिक्स है, इस पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, बैंक से तो पैसे जाने ही है। हम चार्ज कहां से करेंगे? फिक्स्ड एसेट से। हमने पहले लेस कहां से करा था? एसेट से, इसलिए हमने ऐड कहां पे कर दिया? एसेट। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में हमने कहां पे चार्ज करा था? कैपिटल रिजर्व में, तो हमने कहां से रिफंड करा था? कैपिटल रिजर्व से। तो ये एंट्री समझ आ गई, फिक्स्ड एसेट टू बैंक को। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, सबसे पहले आपने जब मोबाइल फोन परचेज करा था, उसकी कॉस्ट थी 30,000, आपको मम्मी से रिसीव हुए थे 5,000, तो आपने कितने का माना था? आपको कितने का पड़ा? 25। अब अगर मम्मी ने सोचा चलो पूरे पैसे नहीं लेती, सिर्फ उन्होंने 3,000 रुपए आपसे वापस दिए, तो आप यहाँ पे 3 ऐड करोगे या फिर 5 ऐड करोगे? 3 ऐड करेंगे ऑब्वियसली। तो आपको क्वेश्चन में भी हमेशा याद रखना है कि अगर रिफंड की बात कर रहे हैं और आपको बताया है कि कितना रिफंड करना है, तो जितना रिफंड कर रहे हो ना सिर्फ उतना ऐड करना, पूरा का पूरा ऐड मत कर देना। अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहे कि गवर्नमेंट ने मांगी 3,000 वापस है, तो आप पूरे 5 थोड़ी ना करोगे, आप कितने वापस करोगे? 3,000। और कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये लिखा है कि ग्रांट रिफंड करना पड़ा, तो कितना करोगे? तो सारा करोगे, फिर तो हम कुछ एजम्पशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आप कितना रिफंड कर दोगे? अमाउंट ऑफ रिफंड, जितना भी आपको बोला होगा, और कुछ नहीं बोला तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट ऑफ। ये एंट्री समझ आई? अब एक मेन चीज आती है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी समझाऊंगी इसका, डेप्रिसिएशन टाइम, नरेशन भी हट गई। ग्रांट रिफंड टाइम। अब यहाँ पे ना हम अपने एग्जाम्पल को वापस कंटिन्यू करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे एसेट की कॉस्ट थी 50 लाख, ग्रांट उस पर मिला था मेरे को 20 लाख का, तो मेरी WDV कितनी बच गई थी यहाँ पे? 30 लाख। इसमें मैं डेप्रिसिएशन लगा रही थी, हर साल मैं डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, सैलवेज वैल्यू हटा देती हूँ ईज के लिए, हर साल में 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ। तो मेरी फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी बच जाएगी? 27 लाख। सेकेंड ईयर में मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, वैल्यू कितनी बच जाएगी? 27 में से 3 गया, 24 लाख। स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, ये तो मैंने वैसे निकाला था WDV कितनी बच गई इसकी, ठीक है। फिर से डेप्रिसिएशन लगा इस पे, थर्ड ईयर का कितना? 3 लाख बच गया, 21 लाख। यहाँ पे आके अगर गवर्नमेंट कह रही है रिफंड करो, मतलब कि 3 साल तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, 3 साल तक आपने कंप्लायंस भी करा कि अगर सपोज आपको एकेडमी चलानी थी, 3 साल तक आपने एकेडमी चलाई, उसके बाद आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, 3 साल बाद गवर्नमेंट ने मांग लिया आपसे रिफंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिफंड की वैल्यू ऐड कर देंगे। अभी हमने पढ़ा, हम एंट्री क्या करेंगे रिफंड की? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, जितना भी आपका रिफंड माना है तो हम क्या कर लेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कितने का था? 20 लाख का। एग्जाम्पल में मान लेते पूरा का पूरा वो क्या मांग रहे हैं? फंड मांग रहे हैं 20 लाख। वैल्यू कितनी बच रही थी? 21। 20 ऐड करेंगे, कितनी न्यू वैल्यू हो जाएगी? 41। न्यू WDV कितनी हो जाएगी इसकी? 41। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज है? क्या अभी भी 3-3 लाख की चार्ज है? एक और नोट तो बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे?
नोट में क्या लिखेंगे? आपकी लाइफ कितनी बची, कितने साल जा चुके? 3 साल जा चुके 3 साल जा चुके। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया था हमने, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बच रही है हमारे पास? हैं। 7 ईयर्स। अब मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन में कैसे चार्ज? आपके पास वैल्यू बच रही है एसेट की 41 लाख, यूजफुल लाइफ बच रही है 7 ईयर्स। आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? हाँ जी, आप 1/7 कर देंगे। पीछे से हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया था उसको चेंज नहीं करना चाहिए। और सही सही करेंगे कुछ तो करेंगे आपसे। ठीक है, सही जा रहे हो। मेरे को बस रीजन बता दो, आंसर तो सही है। आप सही क्यों करेंगे? हाँ, आंसर सही है। हाँ, वैल्यू अभी चेंज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन हमेशा आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। हम एस्टिमेटेड बेसिस पे लगाते हैं ना डेप्रिसिएशन। हमने यूजफुल लाइफ सोची, एस्टिमेटेड थी 10 ईयर्स। उसके बाद हमने वैल्यू जो सोची कि हमारी कितने की है, 30 लाख की, उसमें हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब जिस दिन हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 30 लाख पे 10 साल के लिए, वो हमने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगाया होगा या नहीं लगाया? डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट लेता है, यूजफुल लाइफ 10 साल, उन्होंने अपना बेस्ट एस्टिमेट लिया था। अब इन फ्यूचर जाके गवर्नमेंट ने रिफंड मांग लिया और वैल्यू चेंज होगी, उसके लिए हम पिछले पीएनएल को थोड़ी ना चेंज करते हैं। हमेशा डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट का हमेशा और हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। इसको पूरे अकाउंट्स के लिए याद रखना कि हमेशा हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है और डेप्रिसिएशन आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आप देखो डेप्रिसिएशन में यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड होती है या नहीं होती? स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड होती है या नहीं? बिल्कुल एस्टिमेटेड होती है। इनफैक्ट मेथड जो होता है वो एस्टिमेट होता है या नहीं होता है? एसएलएम हम क्या मानते हैं, इक्वल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। डब्ल्यूडीवी हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा बाद में कम लगा रहे हैं, है ना? तो डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा क्या होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है और एस्टिमेशन का चेंज हमेशा प्लस है। याद रहेगी ये चीज। तो हमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमेशा क्या देना है, प्रोस्पेक्टिव देना है। अब इस केस में आपकी डब्ल्यूडीवी बच रही थी 41 लाख, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 7 ईयर्स। तो अब हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे हर साल? 41/7 करो, 50 पॉइंट के साथ सकते हैं, 5.8 लाख समथिंग अप्रोक्स। समझ आ रहा है यहाँ तक? अभी तक जितना पढ़ा उतना मैं एक बार दोबारा से कंसाइज करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने मेथड स्टार्ट करा कि जब हम एसेट खुद परचेज कर रहे हैं, ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है, तो हम पहली एंट्री क्या करते हैं, एसेट परचेज करने की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हमारे को ग्रांट रिसीव हुआ, क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, जब हमें ग्रांट रिसीव होता है। उसके बाद हम ग्रांट को एसेट में से रिड्यूस कर रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, क्या एंट्री करूं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। उसके बाद इन फ्यूचर का भी रिफंड करना है, क्या एंट्री करूं, फिक्स्ड एसेट टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट टू बैंक अकाउंट। ये सिर्फ जब हमने रिफंड करा है तब होएगी। और आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो गया, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली। जितनी भी आपकी रिमेनिंग वैल्यू है और उसको रिमेनिंग यूजफुल से डिवाइड। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? रीड कर लो एक बार इसको, आपके नोट्स में जो दे रखा है। Depreciation. In case of grant received or refunded after few years, depreciation is always charged prospectively on revised book value जो भी हमने निकाली थी 41 लाख, और residual useful life of assets 7 years। ठीक है,
डेप्रिसिएशन आता कैसे ये आपको बताइए, एसएलएम में कैसे आता है, अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, मतलब कि कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। डब्ल्यूडीवी में कैसे आता है, इस रेट इस पे रेट लगा देते हैं। एंट्री क्या होती है रिफंड की, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, कोई डाउट? क्वेश्चन देखते हैं इसका, जहां कोई चीज समझ ना आए ना पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है, जेड लिमिटेड परचेज अ फिक्स्ड एसेट फॉर रुपीज 50 लाख, 50 लाख में उन्होंने एसेट परचेज करा, which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of rupees 5 lakh. On purchase of assets, government granted it a grant of 10 lakhs. This amount was reduced from cost of asset. यहाँ तक ये फिफ्थ क्वेश्चन ही है, जो भी हमने क्वेश्चन करा है वही वाला। इसी में आगे बताया, ग्रांट was considered as refundable in the end of second year. Second year में ग्रांट become refundable to the extent of 7 lakh. इसका क्या मीनिंग है, 7 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। ग्रांट तो हमें कितने का मिला था, 10 का, पूरा नहीं मांगा, सिर्फ 7 लाख। पास द जनरल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ द ग्रांट एज पर फर्स्ट मेथड, सिर्फ रिफंड की एंट्री करिए। रिफंड की एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट पे बैंक और अमाउंट कितना रखेंगे, 7 लाख। अगर आपको ये बोलते हैं ना फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी है, तो हमें सारी एंट्री करनी होती है, एसेट परचेज, ग्रांट, एडजस्टमेंट सारी। इसमें सिर्फ क्या बोला था, रिफंड की एंट्री करनी। कोई डाउट इसमें, समझ आ गया आपको, समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी वेट का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। A fixed asset is purchased for rupees 20 lakhs. ये क्या है 20 lakhs, क्या चीज दे रखी है आपको, एसेट की कॉस्ट दे रखी है जितने आपने परचेज करा। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड्स एसेट 8 लाख, ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट है। रेजिडुअल वैल्यू आपकी 4 lakhs है, सैल्वेज वैल्यू, एंड यूजफुल लाइफ इज 4 years. Assume depreciation on the basis of straight line method. Straight line depreciation लगाना है। Asset is shown in the balance sheet net of grant. Net of grant का क्या मीनिंग है, अभी वापस की बात करें, फर्स्ट मेथड है, मतलब हम लेस करके शो, वो याद है डेप्रिसिएशन में मेथड पढ़ते थे, ग्रॉस मेथड, नेट मेथड। तो नेट का मतलब क्या होता था कि हम लेस करके शो कर, तो नेट ऑफ ग्रांट का मतलब क्या है, जो एसेट 20 लाख का है ना, उसमें से हम ग्रांट 8 लाख रिड्यूस करके 12 पे शो कर रहे हैं, ये मीनिंग है, ठीक है। तो ये नेट ऑफ ग्रांट आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि हम फर्स्ट मेथड पे चल रहे हैं, एसेट रिडक्शन मेथड या फिर नेट मेथड, एक ही बात। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद, ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs. सिर्फ 5 लाख का रिफंड मांगता है, ग्रांट तो 8 का दिया था, मांगा रिफंड कितने का है, 5 लाख। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 years. सिमिलर टू फिफ्थ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा हो गई कि रिफंड कर, और रिफंड के बाद का डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर की एंट्री भी करनी है। फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर रिफंड की एंट्री होगी, फिर जो वैल्यू बचेगी उस पर आप क्या निकालोगे, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, कल से कंपनी है, चलो। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट परचेज करने की, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का परचेज करा तुमने, 20 का, हाँ 20 lakhs की, ऊपर लिख देना रुपीज इन लैक्स।
नरेशन लिख दो, एसेट परचेज्ड। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? सेकेंड में ग्रांट रिसीव हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। कितने का ग्रांट मिला था हमें? 8 लाख का ग्रांट रिसीव्ड। इसके बाद क्या करेंगे एंट्री? जो हमें ग्रांट मिला इन्होंने क्या बोला है, एसेट नेट ऑफ ग्रांट शो करना है, तो हम उसमें से रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट। उसके बाद क्या एंट्री करो? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? कैसे आया? देखो मैंने क्या प्राइस कर दिया। आपकी कॉस्ट कितनी थी? 20। ग्रांट कितना मिला? 8। 20 में से 8 गए 12। सैलवेज वैल्यू कितनी? 4। 12 में से 4 गए 8। और यूजफुल लाइफ कितनी है? 8/4। इसका नोट बनाएंगे अभी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, राइट ऑफ करेंगे इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब ना जनरल एंट्रीज में 6-7 लाइन छोड़ दो, पहले एक नोट बनाते हैं। नोट बना, 6-7 लाइन छोड़ देना, 2 एंट्रीज आनी है बस, 3 एंट्री आनी है। नोट 1 लिखो, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट करा था? कॉस्ट ऑफ एसेट। परचेज कितने में करा था हमने? 20 lakhs। ग्रांट कितने का मिला था? 8 lakhs का ग्रांट रिसीव्ड। 8 lakhs। वैल्यू कितनी बची? 12 प्लस सेल्वेज वैल्यू 4 lakhs। कितनी वैल्यू बची? 8 lakhs डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4 years। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन पर है ये नोट सबको समझ आया? पक्का? नोट करो इसमें।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम करेंगे रिफंड की एंट्री। रिफंड की एंट्री क्या थी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6 एंट्री कर दो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का रिफंड करा है? आई गेस हाँ, 5 लाख का रिफंड करा है। हाँ, एंट्री कर दो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट ग्रांट रिफंडेड। अब निकालेंगे डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का। नोट 2, डेप्रिसिएशन ईयर कैसे आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ईयर 2 का डेप्रिसिएशन 20 से माइनस करेंगे, ठीक है। ग्रांट भी तो माइनस करेंगे। क्या करना चाहिए? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ना आएगा। कैसे आएगा? And that plus 5 lakh 15 lakh हम्म 50 lakh तो वैल्यू हो गई और डिवाइड बाय और सैलवेज वैल्यू कहाँ गई? आपने तो वापस ऐड नहीं कर दिया, आपने कॉस्ट में से लेस नहीं करा। दोबारा बताओ। कितना आएगा? बताया। सारी चीजें तो सेम रहेगी ना। हाँ, रहेगी तो सेम। तो फिर एक एसेट है और एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने में? टोटल लाइफ 4 इयर्स है, जिसमें से एक जा चुका। से एक साल जा चुकी, 3 बचे हमारे पास। तो 15 लाख की एसेट हो गई, तो सर्विस वैल्यू 4 लाख है, तो 11 लाख हमारा नेट उसका डिवाइड बाय 3 11/3। 3.67। परफेक्ट, एक्सप्लेन करो कैसे आया। ठीक एक्सप्लेन कर। ठीक है ना? मतलब हमारी स्टार्टिंग में तो एसेट भी 20 लाख की, 8 लाख का ग्रांट मिल गया, तो नेट वैल्यू कितनी बची? 12 लाख। 12 लाख वैल्यू बची। उसके बाद हमें बता रहे कि सैलवेज वैल्यू है हमारी 400। तो 12 लाख को अगर मैं मतलब कि 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है तो मेरा 30 साल यानी कि 4 लाख सैलवेज वैल्यू, 4 लाख सैलवेज वैल्यू। 4 लाख सैलवेज वैल्यू। हाँ। तो जो 12 लाख जो उसकी वैल्यू बची थी हमारी एसेट की, 4 लाख उसमें से सैलवेज वैल्यू मैंने माइनस कर दी, तो 8 लाख मेरी बचती है वैल्यू। उसको मैं अगर डिवाइड कर दूं यूजफुल लाइफ से, जो कि 4 साल है, तो मेरा डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाता है 2 लाख रुपए। ये तो मेरी थी 1 साल की बात। हम आते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल हमें पता चल रहा है कि 5 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट को करने हैं रिफंड। तो हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है? यानी कि इसमें 12 लाख रुपए ऊपर वैल्यू थी, जिसके अंदर मैं 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुका, तो मेरी एसेट की वैल्यू बचती है 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मैं रिफंड कर रहा हूँ, तो वापस से मेरी एसेट में ऐड हो रहे हैं, तो 15 लाख मेरी वैल्यू बन जाती है। अब मेरे को दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दोबारा से कैलकुलेशन करनी है, तो उसके अंदर से सैलवेज वैल्यू को माइनस कर दूंगा। 15 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, तो मेरी वैल्यू आ गई 11 लाख रुपए। 11 लाख में से अब मेरी यूजफुल लाइफ बच गई 3 साल, 1 साल ऊपर हो चुके। अब मेरी 3 साल की वैल्यू को लाइफ बच जाती है, तो 11/3, जिससे मेरी वैल्यू होती है 3.67। उसमें 3 ऐड कर देंगे, 2 लेस। हाँ बिल्कुल, वो भी ठीक है जैसे अभिषेक ने बताया। और अगर इसको सिंपल फॉर्म में करें तो हमारी ये कॉस्ट थी, ये आपकी ग्रांट रिसीव था, ये तो लेस होना ही होना है। उसके बाद वैल्यू बची 12 लाख। 12 में से सैलवेज वैल्यू थी 4 लाख। आपकी ये वैल्यू बची थी जिसपे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, ठीक है। 8 लाख में से
आप फर्स्ट ईयर का 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा चुके, तो आपकी वैल्यू कितनी बच रही होगी सेकेंड ईयर में? 6 लाख। इसमें 5 का क्या होगा रिफंड, ऐड कर, तो कितनी वैल्यू आ गई? 11 लाख। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 3.6। इस चीज को लिखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर ईयर। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब होता है जिसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट इन ईयर 1 रुपीज इन लैक्स, ये कितनी है आपकी? 8 lakhs लेस डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर 1, जो आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया है, चार्ज फॉर ईयर 1। कितना डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया? 2 lakhs, तो वैल्यू बच गई 6 lakhs। एड ग्रांट रिफंडेड, क्योंकि ग्रांट रिफंडेड हम एसेट में ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे 5 lakhs। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट फॉर ईयर 2 कितनी आ गई? 11 lakh। डेप्रिशिएबल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है आपकी? 3 years। सबका डेप्रिसिएशन पर एनम, आगे के लिए डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा? 11 lakhs बाय 3 years। 3.67। समझ आएगी चीज अक्का? डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दूं। डेप्रिसिएशन टू एसेट 3.67, depreciation account debit 3.67 to asset account 3.67 depreciation charged। और लास्ट एंट्री हो जाएगी इसको राइट ऑफ करने की, स्टेटमेंट ऑफ पे एंड डेबिट टू depreciation 3.67। जी अभी तो है, इसके बाद एक और क्लास पे 4:30 तक टेस्ट दे दिया वाला, दे दो भी। टेस्ट तो आपने ले लिया था ना क्वेश्चन सर से, देखो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट टू डेप्रिसिएशन। बढ़ गया। क्योंकि ग्रांट रिफंड हो गया तो कॉस्ट बढ़ गई ना। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई डाउट? आपको समझ आया मैंने? ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना आज करा है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि हमने कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट करा कि आपको ग्रांट मिल रहा है, एसेट आप परचेज करो स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए। वो स्पेसिफिक फिक्स एसेट आप पहले परचेज करोगे, क्या एंट्री करोगे परचेज करने की? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट परचेज कर लिया। फिर आपको ग्रांट रिसीव होगा, ग्रांट की क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। फिर उस ग्रांट को एसेट में से एडजस्ट करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या एंट्री करेंगे?
डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एसेट की वैल्यू कम होगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कहां से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन। उसके बाद अगर आपका कभी रिफंड हो रहा है, क्या एंट्री करेंगे रिफंड की? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब हम रिफंड करेंगे उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा या रेट्रोस्पेक्टिवली? प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ना आपको ये सिंपल टेबल याद रखनी है जो भी हमने बनाई थी, आपके नोट्स में दे भी रखी है, बिल्कुल सिंपल सी टेबल है। ये बात देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट था आपके पास सबसे पहले इस क्वेश्चन में 20 लाख का, फिर आपने सेल्वेज वैल्यू इसमें से लेस करी थी, कितने की थी? सेल्वेज वैल्यू 4 लाख की। ग्रांट आपका कितना था? 8 लाख, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू बच गई थी? 12, 8 बच गई, हाँ 12 तो उसका 8। फिर हमने सेकेंड ईयर में देखा था डेप्रिसिएशन चार्ज चिल्ड्रेन, अगर आपका ग्रांट कुछ साल बाद रिसीव या रिफंड हो रहा है तो कितने का था? 2 लाख। कितने की वैल्यू बच गई? 6 लाख। ग्रांट रिफंड कितने का हुआ था? 5 लाख। डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ गया? इस तरह से आपने करना चाहिए, ठीक है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, ये सारा यहाँ तक रिवाइज कर कर आना है, जितना भी करा है, जितने क्वेश्चंस करे उसको दोबारा से गो थ्रू करना। कहाँ तक हुआ हमने? 7 तक ना? हाँ 7 तक सारे क्वेश्चन दोबारा से एक बार गो थ्रू करना। कल हम करेंगे 8th क्वेश्चन WDP वाला, ठीक है। क्वेश्चन में जो करा है फर्स्ट ईयर वाला